बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन सिस्टम विद डॉक्टर यासिर खान। प्रीवियस लेक्चर के अंदर बेटा हम लिपिड्स के बारे में पढ़ रहे थे और लिपिड्स की पहली कैटेगरी दैट इज़ द सिंपल लिपिड्स एंड दैट सिंपल लिपिड इज़ द एसाइल ग्लिसरॉल। और ये ऐसे तमाम सिंपल लिपिड्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये दो चीज़ों के कंबाइन करने से बनते हैं। एक को हम कहते हैं ग्लिसरॉल और जो दूसरी चीज़ है जिनके कंबाइन करने से ये बन रहे हैं वो है फैटी एसिड्स। और अगर आपको प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा याद हो, मैंने कहा था कि ग्लिसरॉल इज़ अ ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, वाइल फैटी एसिड्स वो तमाम होते हैं जिनमें अल्काइल चेन अलॉन्ग विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। जहाँ पर प्रीवियस लेक्चर ख़त्म हुआ था वो इसी बात पे हुआ था कि फैटी एसिड्स की दो कैटेगरीज हैं, सैचुरेटेड एंड द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। उनके कंपैरिजन की ये टेबल आपके सामने इस वक्त मौजूद है कि इनमें सैचुरेटेड में नो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, जबकि अनसैचुरेटेड में अप टू 6 डबल बॉन्ड होते हैं बिटवीन द कार्बन टू कार्बन। सैचुरेटेड फैटी एसिड स्ट्रेट चेन है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रिंग भी होते हैं, ब्रांच भी होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इन्हें हम फैट्स कहते हैं। ये ऑयल्स हैं, इनका सोर्स एनिमल्स है, इनका सोर्स प्लांट है। और आगे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी। और जहाँ पे लेक्चर वाइंड अप हुआ था वो हुआ था मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड मैंने आपको एडिशनल बताया था, और ओलिक एसिड। इन सब का मैंने आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया था कि आप मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे मेंशन कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कुछ और भी लिखने के तरीके बताऊंगा इन सब को। जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C2H4O2, C2H4O2। इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, CH3 पहला कार्बन CH3 होगा, जबकि आगे फंक्शनल ग्रुप होगा COOH। आप इसको ऐसे भी लिखते हो। ऐसे आप ब्यूटारिक एसिड को देखें, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आपको ज़्यादा मिलेगा। ब्यूटारिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C4H8O4, C4H8O4। पहला कार्बन CH3, आगे जितने कार्बन हैं फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को छोड़कर वो CH2, और आखिरी कार्बन फंक्शनल ग्रुप वाला है COOH। हम इनको ऐसे भी लिखते हैं। यह एक तरीका और भी है लिखने का, CH3.CH2 ये है बेटा ब्यूटारिक एसिड को लिखने का तरीका। पाल्मिटिक एसिड को देखो, पहला कार्बन, अच्छा पाल्मिटिक एसिड मॉलिक्यूलर फार्मूला, पाल्मिटिक एसिड मॉलिक्यूलर फार्मूला C16H32O2, जिसमें मैंने आपको कहा कि पहला कार्बन CH3 डॉट आगे 14 कार्बन CH2 ब्रैकेट 14 लगा देता हूँ, टोटल 15 हो गए, और ये 16 कार्बन जो होता है वो COOH होता है। एक तरीका ये लिखने का है। एक तरीका है C15H31.COOH। 15 कार्बन ये हो गए, 16वां कार्बन ये है, 31 हाइड्रोजन ये है, 32 जो है वो ये है, और ये 2 O हैं। यानी आप इस तरीके से भी लिखते हो। ऐसे ही अगर आप उसे लिखें ब्यूटारिक एसिड को, तो फिर वो क्या होगा? C3H7.COOH। समझ आइए, मैं आपको मुख्तलिफ तरीके बता रहा हूँ लिखने के कौन कौन से होते हैं। ऐसे अगर आप ओलिक एसिड को लिखेंगे तो ओलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? ओलिक एसिड होता है C18H34O2, बिकॉज देयर इज द डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन नंबर 9 एंड द कार्बन नंबर 10। पहला जो कार्बन होगा वो CH3 होगा, नेक्स्ट 7 जो कार्बन होंगे वो होंगे CH2, फिर आगे CH डबल बॉन्ड CH, एक ये हो गया, 7 ये हो गए, 8, 9वें और 10वें के दरमियान डबल बॉन्ड है, फिर आगे 7 कार्बन CH2 होंगे,
और आखिरी जो होगा वो COOH होगा, आखिरी जो होगा वो COOH होगा। एक कार्बन के साथ ये 8 हो गए, 9वां 10वां ये है जिसके दरमियान डबल बॉन्ड है, फिर 7 ही हो गया 17 और एक ही हो गया 18। इसका मतलब ये है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, C17H33.COOH ओलिक एसिड को लिखने का तरीका है। तो ये मैंने आपको अदर वेज मेंशन किए यहाँ पर कि हम किस किस तरीके से मेंशन कर सकते हैं वेरियस फैटी एसिड्स को। अब हमने दो चीज़ों को कंबाइन करना है ताकि हमारा क्या बन जाए, एसाइल ग्लिसरॉल बन जाए, बिकॉज द एसाइल ग्लिसरॉल आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स एंड द अल्कोहल। एसाइल ग्लिसरॉल वो हैं विच आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स एंड द अल्कोहल। ये ईस्टर ऑफ फैटी एसिड और अल्कोहल होते हैं। इसका मतलब है कि एसाइल ग्लिसरॉल दो चीज़ों के कंबाइन करने से बनते हैं, और आपको पता है ना ईस्टर में दो चीज़ें हैं, एक एसिड और दूसरा अल्कोहल, और बुक में एक बनाया हुआ भी है। एक है हमारे पास एसिटिक एसिड, उसके साथ जो अल्कोहल कंबाइन कर रही है वो है इथाइल अल्कोहल। जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल लिबरेट होता है CH3COOC2H5 along with the liberation of water molecule। इसका मतलब ये हुआ कि ये एसिड है, एसिड से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये अल्कोहल है, इससे हाइड्रोक्सल रिमूव होगा, वाटर बन जाएगा, पीछे क्या बचेगा CH3COO, आगे ये C2H5, ये मैंने मेंशन किया, ये एक ईस्टर का मॉलिक्यूल है, इट इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ द ईस्टर। तो एसाइल ग्लिसरॉल क्या होते हैं, दे आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एज वेल एज द अल्कोहल। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि जो एसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं इनके अंदर वैरायटी किस बात पर डिपेंड करती है, वैरायटी अमंग द एसाइल ग्लिसरॉल। तो एसाइल ग्लिसरॉल में जो वैरायटी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ फैटी एसिड्स पर। एसाइल ग्लिसरॉल में जो वैरायटी होती है इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैटी एसिड, यानी अगर एक ग्लिसरॉल हो और उसके साथ एक फैटी एसिड हो, बनने वाला जो मॉलिक्यूल होगा उसका नाम होगा मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। एक ग्लिसरॉल एक फैटी एसिड हो देन इट इज द मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, जिसका दूसरा नाम मोनोग्लिसराइड होगा, और जिसके रिजल्ट में एक वाटर का मॉलिक्यूल भी लिबरेट होगा। जबकि एक ग्लिसरॉल हो, ग्लिसरॉल का एक ही मॉलिक्यूल रहे और फैटी एसिड दो हो जाए, तो बनने वाला जो मॉलिक्यूल होता है उसका नाम होता है डाई एसाइल ग्लिसरॉल या फिर डाई ग्लिसराइड, और उसके रिजल्ट में दो वाटर के मॉलिक्यूल लिबरेट होते हैं। वन ग्लिसरॉल अलॉन्ग विद द टू फैटी एसिड, बनने वाला मॉलिक्यूल डाई एसाइल ग्लिसरॉल या डाई ग्लिसराइड, दो वाटर लिबरेट होंगे। अगर एक ग्लिसरॉल हो प्लस 3 फैटी एसिड्स हो, बनने वाला जो मॉलिक्यूल होगा उसका नाम होगा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या फिर ट्राई ग्लिसराइड, और इसके रिजल्ट में 3 वाटर के मॉलिक्यूल लिबरेट होंगे, 3 वाटर के मॉलिक्यूल लिबरेट होंगे। ये जो ट्राइग्लिसराइड होता है कि वो फॉर्म ऑफ लिपिड होता है जो हमारी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट एज अ एनर्जी स्टोरेज फॉर्म है, एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर ये डिपॉजिट होते हैं। ट्राइग्लिसराइड को हम न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं। क्यों न्यूट्रल कहते हैं, आपको स्ट्रक्चर से अंदाज़ा होगा। देखो ये है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल मैंने कहा था कि ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है, कार्बन कार्बन कार्बन, इसके राइट साइड पर हाइड्रोक्सल, राइट साइड पर हाइड्रोक्सल, राइट साइड पर हाइड्रोक्सल, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऊपर भी हाइड्रोजन नीचे भी हाइड्रोजन। इसके साथ फैटी एसिड का पहला मॉलिक्यूल जोड़ रहा हूँ प्लस OH C डबल बॉन्ड OR, यानी ये पूरा एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, और उसके साथ मैंने एक फैटी एसिड जोड़ा, यानी उसका जनरल फार्मूला मेंशन किया। अब दोबारा क्या होगा, प्लस OH C डबल बॉन्ड O आगे R प्लस OH
C डबल बॉन्ड O आगे R। अब होगा क्या, इस ग्लिसरॉल में से हाइड्रोक्सल निकलेगा, हमारी पंजाब की बुक के मुताबिक आपने फॉलो भी इसी बात को करना है, और इस फैटी एसिड में से हाइड्रोजन। अगर ये निकल जाए पीछे क्या बच जाएगा, ये H2 इस CH के साथ अटैच है, इकट्ठा लिख देता हूँ H2C, आगे हाइड्रोक्सल नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, क्या बचा हुआ है, O बचा हुआ है, उससे आगे क्या बचा हुआ है, कार्बन, उस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये R। इसी तरह से आप देखो इस कार्बन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन है, उससे आगे क्या बचा हुआ है, ऑक्सीजन, उससे आगे क्या बचा हुआ है, कार्बन विद द डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड द R। फिर नीचे ये कार्बन है, इसके साथ H2 ऑक्सीजन, ये C डबल बॉन्ड O आगे R। और इससे के रिजल्ट में क्या बनेगा, 3 वाटर बनेंगे। देखो एक वाटर ये वाला, एक वाटर ये वाला और एक वाटर ये वाला, 3 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। इसका मतलब है ये जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल है ये एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड के कंबाइन करने से बना है। हम इसको क्या कहेंगे, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड या ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। देखो अगर मैं पहला फैटी एसिड अटैच करता हूँ ना तो ग्लिसरॉल के ये नीचे वाले 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप फ्री हैं, यानी स्टिल ग्लिसरॉल रिएक्टिव है। मैं दूसरा अटैच करता हूँ फिर भी एक हाइड्रोक्सल फ्री है, मैं तीसरा अटैच कर दूँ ना फिर हमारे पास कोई भी हाइड्रोक्सल फ्री नहीं रहता। फिर क्या होगा, कोई भी हाइड्रोक्सल फ्री नहीं रहेगा, सारे हाइड्रोक्सल ग्लिसरॉल के इन्वॉल्व हो जाएंगे ट्राइग्लिसराइड को बनाने में। इसलिए जो ट्राइग्लिसराइड बनेगा वो एक न्यूट्रल लिपिड बनेगा। ट्राइग्लिसराइड क्या बनेगा, न्यूट्रल लिपिड। देखो मोनोएसाइल ग्लिसरॉल बनता तो एक वाटर का मॉलिक्यूल लिबरेट होता, डाइएसाइल ग्लिसरॉल बनता तो 2, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बना तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल लिबरेट हुए, खारिज हुए। फैटी एसिड के कुछ जनरलाइज रूल भी हैं, और फैटी एसिड के जनरलाइज रूल क्या होते हैं कि जैसे जैसे फैटी एसिड्स में चाहे वो सैचुरेटेड है चाहे अनसैचुरेटेड है, आप कार्बन एटम्स की तादाद को बढ़ाओगे वैसे वैसे एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम अमंग द आइदर द सैचुरेटेड आइदर द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, देयर सॉल्युबिलिटी, उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है इन द वाटर वो डिक्रीज होगी, वाइल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वो इंक्रीज होगी। As you increase the number of carbon atoms, their solubility in the water वो डिक्रीज होगी, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनकी solubility इंक्रीज होती है। As you increase the number of carbon atoms, इनकी जो हाइड्रोफोबिसिटी होती है, यानी वाटर को रिपेल करने की कैपेबिलिटी, वो वाटर को रिपेल करने की कैपेबिलिटी इनकी बढ़ जाती है जैसे जैसे आप कार्बन एटम्स की तादाद को बढ़ाते हो। अब जो रूल बता रहा हूँ वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का अलग-अलग बताऊंगा। इसका मतलब ये है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ये रूल है कि जैसे जैसे आप कार्बन एटम्स की तादाद को बढ़ाते हो वैसे वैसे इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वैसे वैसे इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। As you increase the number of carbon atoms, their melting point will increase, but in case of the saturated fatty acid, जैसे आप देख लो एक है ब्यूटारिक एसिड, कितने होते हैं कार्बन की तादाद, सिर्फ और सिर्फ 4 कार्बन, और मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका -8 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर आप देखो पाल्मिटिक एसिड को, कार्बन की तादाद कितनी होती है 16, और पाल्मिटिक एसिड में कार्बन की तादाद 16 है। कार्बन एटम को जैसे आपने बढ़ाया मेल्टिंग पॉइंट्स बढ़ गए, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इट मींस एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम अमंग द सैचुरेटेड फैटी एसिड, देयर मेल्टिंग पॉइंट विल आल्सो बी द इंक्रीज, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे। उसके बाद आप आ जाएं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पर। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर आप जैसे जैसे कार्बन एटम्स की तादाद को बढ़ाएंगे ना, इनमें क्योंकि डिपेंड करता है डबल बॉन्ड पर, डिपेंड करता है अनसैचुरेशन पर, कि जैसे जैसे आप डबल बॉन्ड को बढ़ाते जाएंगे ना
वैसे वैसे यानी अनसैचुरेशन को बढ़ाते जाओगे, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो डिक्रीज करते हैं। यानी इनमें ऐसा नहीं होता हम कहें जी कार्बन एटम को बढ़ाएं तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड होता है। जैसे ही हम अनसैचुरेशन को बढ़ाते हैं, डबल बॉन्ड की मौजूदगी फैटी एसिड्स को अनस्टेबल बनाती है, तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो लो होते हैं। वो जो रूल बताया था वो सिर्फ सैचुरेटेड पर अप्लाई होगा कि एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम देयर मेल्टिंग पॉइंट विल बी द आल्सो इंक्रीज्ड। लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जैसे जैसे आप डबल बॉन्ड को बढ़ाते हैं वैसे वैसे उनकी अनसैचुरेशन बढ़ती है। अनसैचुरेशन बढ़ेगी उतनी अनस्टेबिलिटी होती जाएगी, बिकॉज द डबल बॉन्ड इज हाईली अनस्टेबल। तो वो क्या करेगा, मेल्टिंग पॉइंट्स को लो करता रहेगा। और कुछ 2-3 जनरलाइज रूल हैं जो सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड दोनों पर अप्लाई होंगे, कि चाहे सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हो। आमतौर पर ये क्या होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन। यूजुअली ये क्या होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन फैटी एसिड्स। बट अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन, यानी आप ऐसी कंडीशन दे दो जिसमें क्रिस्टलाइजेशन हो सकती हो, तो फिर नॉर्मली मैंने कहा यूजुअली या नॉर्मली ये नॉन क्रिस्टलाइन है। बट अंडर द स्पेसिफिक कंडीशंस, अंडर द स्पेसिफिक कंडीशंस दे बिकम द क्रिस्टलाइन। ये क्या हो जाते हैं, ये क्रिस्टलाइन हो जाते हैं। अगर आप फैटी एसिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखें, the specific gravity of the fatty acids is the 0.8. It means that they are lighter than water. वाटर के मुकाबले में ये क्या है, लाइटर है। They are lighter than the water. तो ये मैंने आपको पहली कैटेगरी बताई, ये लॉन्ग है। एसाइल ग्लिसरॉल क्या होते हैं, मैंने उसमें आपको ग्लिसरॉल का कॉन्सेप्ट दिया, मैंने आपको उसमें फैटी एसिड का कॉन्सेप्ट दिया, और ये बात मैंने आपको बताई कि एसाइल ग्लिसरॉल आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एज वेल एज द अल्कोहल। यानी एक इसमें एसिड है और एक इसके अंदर अल्कोहल है। जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो फिर आपके पास एक ईस्टर का मॉलिक्यूल बनता है और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल लिबरेट होता है। हमने ग्लिसरॉल का कॉन्सेप्ट देखा, फिर हमने फैटी एसिड पढ़ा और डिटेल से पढ़ा, फिर फैटी एसिड की कैटेगरीज को पढ़ा, हमने उनके स्ट्रक्चर को पढ़ा, हमने साथ ही देखा कि उनके मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं, फिर उनकी सोलबिलिटी को पढ़ा है, हमने साथ उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ी, उसकी क्रिस्टलाइजेशन नॉन क्रिस्टलाइजेशन को पढ़ा है। अब आपको नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ाता हूँ, और वो नेक्स्ट कैटेगरी है बेटा कि व्हाट आर द वैक्सेस। वैक्सेस क्या होते हैं, यानी हमारे पास लिपिड्स में पहली कैटेगरी हमने पढ़ ली कि व्हाट आर एक्चुअली द एसाइल ग्लिसरॉल। अब मैं दूसरी कैटेगरी की तरफ आ रहा हूँ कि वैक्सेस क्या होते हैं, द अदर कैटेगरी ऑफ द लिपिड। ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप पढ़ोगे वैक्सेस के बारे में, शॉर्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। नंबर सेकेंड कैटेगरी है वैक्सेस, and it is most important short question in case of the lipids। वैक्सेस के बारे में एक एमसीक्यू तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वैक्सेस जो होते हैं दे आर हाईली हाइड्रोफोबिक, हाईली हाइड्रोफोबिक होते हैं। वैक्सेस आर द हाईली हाइड्रोफोबिक। ये यहाँ पर आपको वैक्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि व्हाट आर द वैक्सेस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वैक्सेस हाईली हाइड्रोफोबिक है, पहली बात, और एमसीक्यू के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि वैक्सेस जो होते हैं दे आर हाईली हाइड्रोफोबिक। वैक्सेस आर द हाईली हाइड्रोफोबिक। अब वैक्सेस की कंपोजिशन में मौजूद क्या क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ कि व्हाट आर द वेरियस थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द कंपोजिशन ऑफ द वैक्सेस। वैक्सेस हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक तरह के वैक्स को हम कहते हैं जी ये नेचुरल वैक्स है, और एक तरह के वैक्स को हम कहते हैं जी ये सिंथेटिक वैक्स है। एक नेचुरल वैक्स और एक सिंथेटिक वैक्स। वन इज द नेचुरल एंड अदर वन इज द सिंथेटिक वैक्स। दो तरह के होते हैं, वन इज द नेचुरल एंड अदर वन इज द सिंथेटिक वैक्स। टू काइंड ऑफ द वैक्सेस। वैक्सेस की कंपोजिशन में मैं आपको बताता हूं कि नंबर 1 ग्लिसरॉल है, नंबर 2 फैटी एसिड्स होते हैं,
ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स के अलावा इसमें क्या क्या मौजूद होता है? ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स के अलावा वैक्सिस के अंदर और क्या क्या मौजूद होता है, हमने इस बात को पढ़ना है। इसके बाद बेटा मैं आपको वैक्सिस के बारे में बता रहा था कि जो वैक्सिस होते हैं ना, इनकी कंपोजिशन में क्या क्या मौजूद होता है। पहली बात यहाँ पर मेंशन की गई है कि दे हैव द मिक्सचर ऑफ द लॉन्ग चेन अल्केन्स। लॉन्ग चेन अल्केन है, लेकिन कंडीशन है उन लॉन्ग चेन अल्केन्स के हवाले से कि दे हैव द ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम C25 टू C35। अल्कोहल मौजूद है, उसके बाद कीटोन्स हैं एंड द ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। चार चीज़ें मैंने बताई कि वैक्सिस है। उस पहली बात बताई थी कि दे आर द हाईली हाइड्रोफोबिक। वैक्सिस जो होते हैं वो सिंपल लिपिड्स की कैटेगरी में है। What is the composition of the waxes? Number 1 कि they have the long chain alkanes having the odd number of carbon atom from C25 to C35. Next मैंने आपको बताया कि they have the alcohol. Next मैंने आपको बताया कि they have the ester of long chain fatty acids, और एक बात मैंने आपको बताई कि इसमें कीटोन्स मौजूद होती है। देखो वैक्सिस की एग्जाम्पल क्या क्या है, फिर मैं एंड पे आपको बताता हूँ रोल। वैक्सिस के एग्जाम्पल में है बेटा क्यूटिन। क्यूटिन एक ऐसा वैक्स होता है विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, और लीफ की सरफेस जो होती है उसे हम कहते हैं इट इज़ द क्यूटिकल। उस क्यूटिकल के अंदर एक तरह का जो वैक्स मौजूद होता है उसका नाम क्या है? क्यूटिन। अब वैक्सेस रोल क्या प्ले करते हैं? इनका प्रोटेक्टिव रोल होता है। यानी आप अक्सर पढ़ते हो ना, ये जो लीफ है विच आर प्रेजेंट इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, वाटर उनके लिए बड़ा एसेंशियल है। ये आसानी से पानी को ज़ाया नहीं होने देंगे, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो लीफ प्लांट्स मौजूद होते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो उन्हें फेस करना पड़ता है वो यही है कि डेरेस्ट्री कंडीशंस हैं, डिहाइड्रेशन है, ठीक है, पानी ज़्यादा मौजूद नहीं है। इस वजह से वो क्या करते हैं, इस प्रेशियस वाटर को ना रिटेन करके रखते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो वाटर को आसानी से बाहर रिमूव नहीं होने दे रही? वो लीफ की सरफेस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर में क्यूटिन है विच प्रोटेक्ट फ्रॉम द वाटर लॉस और एब्रेसिव डैमेज से भी बचा रही है। ये नेक्स्ट लिखा हुआ है एज अ वाटर बैरियर फॉर द इंसेक्ट, बर्ड्स एंड द एनिमल्स, के इंसेक्ट्स के अंदर जैसा कि आर्थ्रोपोड्स हैं, एनिमल्स हैं, इन तमाम के अंदर ना कि वाटर बैरियर का काम भी कर रही है वैक्स। तो मैंने आपको बताया वैक्सिस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है बेटा ये वाला। तो 4 से 5 लाइंस में दिया हुआ है, आपने इसमें बताना है कि कंपोजिशन क्या होती है। तो मैंने लिपिड्स की जो सिंपल लिपिड्स थे वो दोनों कैटेगरीज आपको पढ़ा दी हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। जो बात आपको समझ नहीं आई वो वीडियो के लिंक के नीचे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।